बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। बहुत सारे अहबाब कहते होंगे कि ये स्टोरीज़ पहले आनी चाहिए थी। भाई, मैंने बहुत कुछ पूछना होता है, मैंने देखना होता है, मैंने आपके लिए वो तहकीक करनी होती है। यही कि जो एंटी पाकिस्तान रिपोर्ट आई है हुकूमत की, क्या बात है, किन किन को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। बाकायदा यूँ हुकूमत की रिपोर्ट है ना, तो ऑफिशियली जिन जिन को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है उनका ये बताना है। दूसरी स्टोरी ये है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। मुझे दोस्त पूछ रहे हैं बार बार कि नकवी साहब, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मुमकिन कैसे है कि पार्लिमानी कमेटी यानी पार्लियामेंट्री कमेटी, वो जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए है, जब तक वो अप्रूवल ना दे तो ये वो कैसे बन सकते। भाई, उसने अप्रूवल दे दी है पार्लिमानी कमेटी ने, जी हाँ, और उस अप्रूवल ने किसने क्या किरदार अदा किया है वो भी आपके सामने लाता हूँ, ठीक है ना, वो सारा कुछ। पहले उसी पे जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जो कि सिंध हाई कोर्ट पे, हमें किसी की कैपेबिलिटी पे शक नहीं है, ये नहीं है कि वो कोई कैपेबल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जिस तरीके से पैरों तले रौंदा गया है, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले, जिस तरीके से आईन के आर्टिकल्स, जिस तरीके से बुनियादी हुकूक को मुबैना तौर पर बादियों नज़र में पैरों तले रौंदा है, और रौंदा किसी और ने नहीं, खुद आपको मालूम है फिर किसने रौंदा है, फिर तौहीन अदालत लग जाएगी। अच्छा, आ जाए जनाब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, वो अब ऊपर आए सुप्रीम कोर्ट में। तो खैर, पहले तो वो आपको पता है कि जुडिशल कमीशन ने जिस तरीके से, फिर जुडिशल कमीशन ने जनाब उनको भी साथ अपीज़ करने की कोशिश की। मैं तो यूँ कहूँगा मुबैना तौर पे चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी वो नाकाम हुए, उन्होंने फिर इनकार कर दिया, एडहॉक जज मैंने नहीं आना। तो अब भाई उनकी अप्रूवल फाइनल हो गई है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी अप्रूवल दे दी है। अच्छा, उसमें ना कमेटी में आपको भी मालूम है कुल मेंबर होते हैं 8 हैं, और 4 हैं हुकूमत के और 4 हैं अपोजिशन के, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ना, हुकूमत के तो अली मोहम्मद ख़ान साहब भी हैं, बाकी भी हैं, तो उन्होंने तो चारों के चारों ने वो पार्लिमानी कमेटी जो है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, उन्होंने तो चारों के चारों ने वोट डाल दिया। अब 5वें वोट की तो ज़रूरत थी, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर मुखालफत करेंगे तो फिर आपको 6 चाहिए ना, ठीक है ना, वोट, लेकिन 5वें वोट की तो अब ज़रूरत थी। वो 5वां वोट किसी और ने नहीं प्रोवाइड किया, वो खैर से माशाअल्लाह जो आजकल जिनके चर्चे हैं पीपल्स पार्टी ने प्रोवाइड किया। जी हाँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अपनी खिदमत पेश की, सही है। तो अब आपको पता है कि वो किस तरीके से आए, पाकिस्तान बार काउंसिल्स ने, बाकी पता नहीं क्या क्या वकला की बॉडीज़ ने किस तरीके से मुखालफत की, प्रेस रिलीजेज आई जनाब, बहुत कुछ बताया गया, फ़लाँ जज के रिश्तेदार भी हैं, बहुत कुछ मतलब इधर उधर भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो साहब पार्लिमानी कमेटी ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब, पीपल्स पार्टी के 2 बंदे हैं, फ़ारूक एच नाइक साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब। फ़ारूक एच नाइक साहब ने तो यूँ जान छुड़ा दी, भाई मैं तो हूँ चेयरमैन, तो इस वजह से कि मेरा वोट तो तब पड़ता कि जब टाई हो जाता। टाई तो हुआ नहीं है भाई, टाई नहीं हुआ, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तो कि आपको मालूम है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने को जरदारी साहब की हिदायत या बिलावल साहब की हिदायत के बगैर काम किया है, ये उन्होंने उन्हीं की हिदायत पे काम की है, और अगर टाई भी पड़ जाती तो आप भी उन्हीं की हिदायत पे काम करते। 2 बंदे नून लीग के सिर्फ मुखालफत की, एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन भी हैं, और दूसरे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने मुखालफत की जनाब, ठीक है ना, इसकी, और बाकियों ने खैर से जो है ना 5 के 5 वोट उधर पड़ गए। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देखें फ़ारूक एच नाइक साहब तो वैसे चेयरमैन साहब थे, तो उनको अगर टाई की ज़रूरत होती सही तो वैसा। अब बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप तो, मैं देख रहा होता हूँ कि यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, कि जनाब नकवी साहब आप क्या जो किस को फेवर कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ साहब को क्यों फेवर कर रहे हैं, आप मरियम नवाज साहब को क्यों फेवर। भाई, हम किसी को नहीं फेवर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसूल को फेवर कर रहे हैं। यही वो उसूल हैं, यही वो प्रिंसिपल हैं कि जब तक वो इन पर डट के खड़े होंगे, मैंने बबांगे दोहल कहा, मैं आज भी कहता हूँ
कि उनके अपने, हालांकि पार्टी के वोटर सपोर्टर, उनके अपने MNAs, MPAs, उनके बहुत सारे लोग अपने जिनकी एफिलिएशन है और नज़रियाती एफिलिएशन, सियासी एफिलिएशन रखना हर किसी को हक है, वो कहते रहते हैं कि जो 90s का ज़माना था उसमें भी वो बड़े आइडियल उनको तस्वर, लेकिन मेरा बहुत सारा इख्तलाफ है उनसे। जो 90s में उनका था, 90s से पहले था, उनसे मेरा बहुत कुछ इख्तलाफ है। लेकिन जब से वो 2017 से ऑनवर्ड जिस तरह डट के खड़े हुए हैं और आज तक भी उसी तरह से, बीच में उन्होंने एक्सटेंशन वाला वोट दिया, मैंने आप बताएं कि जब एक्सटेंशन वाला वोट दिया था तो मैंने 2-3 वीडियोस करके रगड़ा था बाकायदा, ठीक हो गया ना। तो बात यह है कि जो भी जहां प्रिंसिपल से कोई डेविएट करेगा उसको डेफिनेटली मैं उसको उस पर तनकीद करूंगा। ये उसूली तनकीद होती है। आज अगर नवाज शरीफ उन प्रिंसिपल्स पे खड़ा है, अगर आज मरियम नवाज साहबा उन प्रिंसिपल्स पे डट के खड़ी हैं, तो फिर तारीफ करनी चाहिए, तारीफ बनती है। अगर तारीफ नहीं करेंगे तो उसका यही वो तारीफ है कि 2 नून लीग के 2 बंदों ने, आजम नज़ीर तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने मुखालफत की कि जी नहीं आना चाहिए। वो जो 5वें नंबर पर जूनियर जज है उसको 4 सीनियर्स को सुपरसीड करके, 4 सीनियर्स का हक मार के उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। बताया जाए ना उन 4 सीनियर्स में कमी क्या थी या क्या ये हर जगह पे मुबैना तौर पे बादियों नज़र में मार्शल्लाह ही लगाना है। ये बहुत ही एक, मैं समझता हूँ, अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि ऐसे इदारे के जो बिल्कुल जो है ना, जिस तरीके से जिनसे इंसाफ की तवक्को है, जिनसे जो पूरे मुल्क को, जिनको कहते हैं कि जनाब कि हर किसी को इंसाफ, अगर वो अपने अंदर ही इंसाफ कायम नहीं रख सकेंगे मुबैना तौर पे या बादियों नज़र में, तो मैं समझता हूं कि फिर तो बहुत ही अफसोसनाक, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। चाहे सीनियरिटी जजेस की वायलेट हो, सीनियरिटी का प्रिंसिपल, या चाहे जर्नल्स का वायलेट हो, मुझ में हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और ये हिम्मत किसी और ने नहीं दी, ये अल्लाह ने दी है, और ये हिम्मत मेरे अजीम व्यूअर्स ने दी है। आप इतने अजीम हैं कि आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन जब आप मुझे सुनते हैं, जब मैं ठीक बात करता हूं, आपकी अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी जा रही हो, तो आप मुझे हिम्मत दिलाते हैं कि नकवी साहब आपने बिल्कुल ये ठीक फरमाया है, ये बिल्कुल ठीक अर्ज किया है मैंने, ठीक है। अब बात यह है कि यही वो चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी बार बार सिंध कार्ड खेलती है। तो उनको ये इस वक्त सिंध कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त वो सिंध कार्ड नहीं खेल के चलो इतना ही कह देते, मैं कहता हूँ मैं इस फेवर में तो नहीं हूँ कि चलो इतना ही कह देते कि यार एक वो सिंधी जज जिसकी इस तरह से वायलेशन हो रही है, ठीक हो गया ना, अब चीफ जस्टिस साहब की, तो जिसकी सिंध हाई कोर्ट के, तो आप क्यों वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन उसको तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो अपना चेयरमैन सेनेट जो आज उनका अपनी पार्टी का होता, रजा रब्बानी साहब, जिनको वाज़ेह अक्सरियत थी और नून लीग ने कहा था कि हम अपना चेयरमैन उनके मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते, आप रजा रब्बानी साहब को बना लें। जरदारी साहब ने माशाल्लाह क्या कुर्बानी दी कंट्रोल टावर की मोहब्बत में। ये वही मोहब्बत जाग रही है कि जो आज भी, और वही कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना कंधा प्रोवाइड किया है, और वही, इस पे मैं अलग से भी बोलूंगा भाई। मुझे जो है ना, आपको अगर, मैं इसको छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों को एतराज, जहां पर भी कोई उसूल से डेविएट करेगा, और खास तौर पे वो उसूल जो माजी में वही बताते रहे हैं, खुद वो प्रिंसिपल्स जिनका दर्स वो खुद देते रहे हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि कंट्रोल टावर के अगेंस्ट डट के खड़े रहे हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो कंट्रोल टावर के अगेंस्ट जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी जिनकी थी, जब ऐसे ही लोग इस तरीके से यस मैन बन के और इस तरीके से प्रिंसिपल्स को बादियों नज़र में वायलेट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली तनकीद तो होगी। फिर तो डेफिनेटली जब आप आके आप या तो कहें ना कि नून लीग वाले या बाकी मौलाना फजल रहमान साहब गलत कहते हैं कि पीडीएम में कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि भाई जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा सेनेट में वो नून लीग का होगा, कोई नहीं हुआ था, फिर आए चैलेंज करें। आपके अपने लोग कह चुके हैं कि मुआहदा हुआ था, फिर उसी मुआहदे को आपने वायलेट किया, फिर आपको पीडीएम से निकाला गया, तो फिर आप पे तनकीद ना की जाए। आप या तो उसूलों पर आए ना, फैक्ट्स एंड फिगर पे आए, दलील पे बात करें। ये जो मालशिया पालशिया लोग हैं, दलील होती कोई नहीं, उनके पास सिर्फ गालियां होती हैं। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। आ जाए जनाब दूसरी स्टोरी पर। हुकूमत ने एक रिपोर्ट जारी की 2-3 दिन पहले, फवाद चौधरी साहब ने, मुईज़ यूसुफ साहब ने क्या कड़ाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और ये कहा कि जनाब देखें
कि भाई बात ये है कि ये लोग किस तरीके से एंटी स्टेट इन्होंने ट्रेंड्स चलाए, और फिर उसके बाद इतने लाख इन ट्रेंड्स पर जो है ना ट्वीट किए गए, और फिर आप ये देख लें कि भाई उन ट्वीट्स में किस किस ने हिस्सा लिया, वो सारे गद्दार हैं। ठीक हो गया ना। और फिर इन ट्रेंड्स को अफगानिस्तान से और इंडिया से भी सपोर्ट मिली, और फिर यहाँ से ये हुआ और वो हुआ, और फिर ये बड़ी क़यामत आ गई। ठीक है ना। और बाकायदा ट्रेंड्स भी लिखे गए, और फिर ट्रेंड्स उन्होंने कहा पीटीएम ने भी चलाए हैं, और नून लीग ने भी चलाए हैं, जेयूआई ने भी चलाए हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। ये फिर और एक वेबसाइट है ट्वीट्स मैप के नाम से, वो आपने भी देखी होगी, मैंने भी उसको विजिट किया, आप भी देख लें। वो ट्वीट्स का ना पूरा डाटा रखती है, पूरा एक एनालिटिकल डाटा रखती है, और उसका पूरा एक एनालिसिस होता है और जमा करती है, और उस तरीके से आप भी उनको पेमेंट करें तो आप उनसे डाटा। अच्छा, उस रिपोर्ट में बार बार उस डाटा का उस वेबसाइट का भी जिक्र है। बड़ी दिलचस्प बात है, शाहजेब खानजादा साहब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही नाइस किस्म के एंकर हैं, बहुत ही मेहनती एंकर हैं। तो उस हवाले से उन्होंने जनाब वो प्रोग्राम किया जियो पे, और फवाद चौधरी साहब को एज अ गेस्ट बुलाया। उन्होंने फवाद चौधरी साहब का, आप यकीन करें, कचूमर निकाल दिया। मुझे तरस आता है फवाद चौधरी साहब पे, क्योंकि मैं फवाद चौधरी साहब की बहुत सारी बातों का मोतरिफ हूँ। फवाद चौधरी साहब कुछ भी हो, अब कुछ आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन प्रो डेमोक्रेटिक आदमी है वो। फवाद चौधरी साहब का इस तरह से है कि वो मजहब कार्ड कहते हैं ना खेलो, वो गद्दार ना खेलो, लेकिन पता नहीं जब मफादात आते हैं ना, तो फिर इस तरीके से चौधरी साहब जैसे बंदे भी इस तरीके से मजबूर हो जाते हैं। चौधरी साहब का कुछ रोल अच्छे हैं, नो डाउट। अभी इमरान शफकत साहब और हामिद मीर साहब के भाई हामिद मीर साहब को जब ये किया गया गिरफ्तार और या अगवा किया गया, तो इसमें भी फवाद चौधरी साहब ने एक अच्छा रोल अदा किया। फवाद चौधरी साहब ने जब ये तहरीक लब्बैक का धरना था, और ज़राए बताते हैं कि खान साहब आने लगे थे, बिल्कुल तैयार बैठे थे, फवाद चौधरी साहब और शीरी मदारी साहबा, इन्होंने जो है ना रोक लिया था। बस वो पाँव पर नहीं पड़े, बाकी उन्होंने वो कह रहे हैं कि पाँव पड़ने के लिए तैयार थे उन्होंने। तो बहुत सारी और चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर चौधरी साहब की जिस तरह से छतरोल हो रही थी और जिस तरीके से उनका कचूमर निकल रहा था, वो मुझे तरस आ रहा था वो प्रोग्राम देख के। शाहजेब खानजादा साहब ने वो घुमा घुमा के, और वो जो है ना, वो कहते हैं कि वो तर करके लितर मारे हैं उनको, कि इस तरीके से मैं अब आप भी देख लें वो वाला। अब उनसे पूछा कि भाई आप ये बताएं कि उस वेबसाइट को हमने लिखा, उनकी एक प्रोड्यूसर हैं मरियम चौधरी साहबा, उन्होंने सारी ये रिसर्च की, तो उन्होंने जनाब जो है ना उस वेबसाइट को लिखा, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने हमसे डाटा तो हासिल ही नहीं किया, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तो हमारी क्लाइंट ही नहीं है। तो अच्छा, उनसे खैर से सवाल किया गया अपना शाहजेब खानजादा साहब ने, उनसे पूछा कि जब आप क्लाइंट ही नहीं है तो फिर ये डाटा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो आपने चोरी की है, या तो इलीगल तरीके से हासिल किया है, या ऐसे ही छाप दी है। अच्छा, उसमें आप देखिए ना, मैंने सारी रिपोर्ट देखी है, 135 सफ़ात की रिपोर्ट है, जिसमें कोई 80 सफ़ात से ज़्यादा पे तो वो सारे ट्वीट छाप दिए हैं। वही ट्वीट को वो फिर ये इन्होंने ट्वीट किए हैं, और ये कैसा एक हैशटैग लगाते थे कि ये हैशटैग इस तरह से लगा है, और फिर उसके बाद इस बंदे ने ये ट्वीट किया है, और लिहाजा ये भी गद्दार है। अच्छा, उसमें गद्दारों में कौन कौन शामिल है मैं आपको बताता हूँ। वो जनाब बिल्कुल मच्छर गए जनाब। उन्होंने कहा जी अच्छा, फौरन उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी आप तो इंडियन एजेंट हैं, आप तो इंडिया को खुश कर रहे हैं, आप तो मतलब जियो का रिकॉर्ड पहले कैसे है, वो इस तरीके। मैं हैरान था कि ये फवाद चौधरी साहब के मिजाज के अगेंस्ट बातें हैं, लेकिन जब वो फंस गए ना, बिल्कुल उनके पास कुछ भी कहने को नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी, या पढ़ी थी तो फिर मुबैना तौर पे बदनीयती पे वो मबनी बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उनको कहा गया कि जी अगर आपकी ये रिपोर्ट अपनी है तो इस रिपोर्ट में बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इस रिपोर्ट में जो कश्मीर का नक्शा दिखाया गया है, यानी पाकिस्तान का नक्शा जो दिखाया गया है, उसमें कश्मीर को तो आपने इंडिया का हिस्सा दिखा दिया है। ये हालात हैं। अगर फिर आप मुझे बताएं कि आप एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट काम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं। यानी रिपोर्ट तो ये आई ना कि उन्होंने कहा फलां भी गद्दार, फलां भी गद्दार, बल्ले बल्ले बड़े हम फने खान और बड़े हम प्रधान बन जाएंगे। उल्टा वो बैकफायर कर गई, वो गले पड़ गई वो रिपोर्ट। और रिपोर्ट वो इतनी गले पड़ गई, आप यकीन करें, इतना अब मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूं। वो इस तरीके से उनको जो है ना छतरोल हुई उनकी, और इतना समूह उनका हो गया।
आप यकीन करें फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा वो हर बात पे कहते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ। वो रिपोर्ट सामने रख के पढ़ के पैराग्राफ उसके पढ़ के सुना रहे हैं कि भाई ये आपकी रिपोर्ट में ही लिखा हुआ। कहता नहीं नहीं ये हमारी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ। मतलब इस हद तक। और मैं कुर्बान जाऊं उन मानने वालों पर कि नीचे वो जो कौम यूथ थी ना, वो शाहजेब खानजादा को गालियां दे रही थी कि भाई ये देखो ये तो बिका हुआ है, ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो ये है, वो मार वो खा रहा है दलील पर। ये हालात हैं, ये इसमें आप अंदाजा खुद कर लें। अच्छा उनको कहा गया कि जनाब वो पीडीएम की बात क्यों कहते हैं, पीडीएम की मोहब्बत में आप बड़े जो है ना वो करते हैं, उनके खिलाफ आपकी बात करते हुए आपकी पर जलते हैं। जब उन्होंने पैराग्राफ पढ़ा उन्होंने कहा जी आपने खुद लिखा कि जी जब पीडीएम पर किसी ने कवरेज की बैरूनी मीडिया ने भी तो हमने उनको बंद कर दिया, तो ये तो आपने उनके मौकफ को सपोर्ट कर दिया। तो अब मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आपने नून लीग के खिलाफ कहा, इन्होंने ट्रेंड चलाया, आपने JUIF के खिलाफ, आपने ANP के खिलाफ, इस तरीके से। लेकिन आपने तहरीक लब्बैक के खिलाफ कुछ नहीं बोला, जिनको आप माजी में कहते रहे कि इन्होंने एंटी स्टेट ये सारी कार्रवाइयां भी की और सारे ट्रेंड भी। कोई जवाब नहीं था जनाब। इस तरीके से वो बड़ा अच्छा। उसके बाद जी आए किन किन को गद्दार डिक्लेयर किया गया, उनमें कौन कौन से लोग, रहमान। अच्छा आपको भी पता है कि जब कोई ट्रेंड चलता है, हम भी ट्रेंड्स में हिस्सा लेते हैं, जब कोई ट्रेंड चलता है, हैशटैग चलता है, उस हैशटैग में लोग उस हैशटैग की हिमायत में भी ट्वीट कर रहे होते हैं, लोग उस हैशटैग की मुखालफत में भी ट्वीट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए, अपने यूट्यूब्स की मशहूरी के लिए अपनी वीडियोस डाल देते हैं और वही साथ वो हैशटैग वो तो ज़ाहिर है आपको पता है फिर लगाना पड़ता है, वो ट्रेंडिंग हैशटैग होता है ताकि वो ट्रेंडिंग में आए तो हमारी कंपनी की मशहूरी हो जाए, हमारे यूट्यूब वीडियोस की मशहूरी हो जाए, वायरल हो जाए, व्यूज़ आ जाए वगैरह वगैरह। ये इस तरीके से। अब रहमान मलिक साहब ने कोई ट्वीट को रिट्वीट किया, वो मोदी साहब के खिलाफ था, कुछ अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ था, उसको भी गद्दार डिक्लेयर किया। इसी तरीके से फरतुल्लाह बाबर साहब भी गद्दार, बुशरा गौहर साहब, हालांकि बुशरा गौहर साहबा ने PTM के खिलाफ जो उनके खिलाफ उनका ट्वीट था उनको भी। अच्छा वन एंड ओनली खैर से जो इमरान खान साहब की साबका अहलिया जनाब रिहाम खान साहबा, वो भी डिक्लेयर हो गई गद्दार। मुबशर जैदी साहब हमारे दोस्त, वो भी डिक्लेयर। गुल अलाई इस्माइल तो वैसे ही गद्दार है, ठीक हो गया ना। इसी तरह से आपको बताऊं कि जो शीरी मजारी साहबा की बेटी बहुत इनको छेड़ती रहती हूँ, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा लिखती और बोलती हैं, उनको भी गद्दार, ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से जो है ना बीने सलीम साहबा भी गद्दार, असतूर साहब वो तो वैसे ही गद्दार हैं, फरिया इदरीस साहबा जो कभी भी नहीं इस तरह की बात करती हैं, उनको भी उस गद्दारों वाली लिस्ट में डाल दिया गया। वो कहती हैं कि बाद में जब इस तरीके से बात हो तो मुझे तो कॉल्स आने लग गई, मैसेजेस आने लग गए, सारा कुछ मुझसे ये क्या बात है। तो कहते हैं कि जब मैंने इनसे रब्ता किया फिर उसके बाद इनको डिस्क्लेमर देना पड़ा। फिर उसके डिस्क्लेमर ये होता है ना, हमारा मकसद ये नहीं था, ये वाले को ये गद्दार नहीं है, ठीक हो गया ना। फिर गद्दारों में भी पिक एंड चूज होने लगा कि ये गद्दार है ये नहीं है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब वो भी गद्दार, ठीक हो गया ना। अच्छा उसके बाद जो है ना न्यूज़ 1 ये भी गद्दार, 92 न्यूज़ वो भी गद्दार, पता नहीं वो कैसे। अमार मसूद साहब वो तो पहले से गद्दार हैं, अज़मा बुखारी साहबा वो वैसे ही गद्दार हैं, सिटी 42 वो वैसे ही, जंग न्यूज़ वो वैसे ही। तो अब बात ये है कि जब इनसे पूछा गया, जब इनसे ये सारा कुछ जनाब उन्होंने, अच्छा बाज़ ट्रेंड कौन से वो कुछ ट्रेंड्स तो ऐसे हैं जो एंटी आर्मी ट्रेंड चले, वो तो हो सकता है इंडिया से भी चले हों। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं चलाता या इंडिया बाहर, इंडिया ने आपने देखा कि वहाँ स्विट्ज़रलैंड में भी बाकायदा कंपेन की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, बलूचिस्तान के मामले में भी कलभूषण यादव भी पकड़ा हुआ, ये नहीं है। वो तो हरीफ मुल्क हर करेगा, उनसे हमें ये एक्सपेक्ट करना कि जनाब वो बिल्कुल ही मासूमियत में बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो नो डाउट वो उन्होंने कब तस्लीम है। अब मैं एक बात और भी कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अभी मोदी जी ने, मैं तो आज उनको भाई मुबारकबाद देता हूँ उनके इंडिपेंडेंस डे पर, इंडिया को, तमाम हिंदू बरादरी को जो इंडिया में रहती है, जो इंडिया के शहरी हैं, तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। लेकिन अब बात यह है कि मोदी जी ने जो बातें की हैं कल पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर, वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। वो इतनी अफसोसनाक हैं कि जनाब वो तारीख की पता नहीं कि तल्ख यादें किस किस तरह की बात कर रही थी, उनका हम दिन मनाएंगे 14 अगस्त को। तो मोदी जी बात ये है कि यही आप पाकिस्तान डे पे मुबारकबाद दे चुके हो, तो अब इसमें बहुत सारी बातें कहने को हैं कि ये जो नफरतों को परवान चढ़ाने वाली बात है ना, तारीख को मसख करने वाली बात,
उसको छोड़ दीजिए। उसके उस हवाले से मतलब मैं, आप यकीन करें कि भाई जिस तरीके से ना अब एक तरह से अमन को मौका देना चाहिए, पीस को मौका देना चाहिए, प्यार को मौका देना चाहिए। ये जो है कि आप एंटी पाकिस्तान चलेंगे, कोई यहाँ से हो तो वो इंडिया एंटी इंडिया चले, वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन पे जीते, वो एंटी इंडिया स्लोगन पे, वो वक्त गुजर गया है। इसी वजह से तो आपने कचूमर निकाला है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो इकानमी हो, चाहे वो आपका दूसरा दौर क्या गर्क हो गया है सारा कुछ। तो उसमें उस हवाले से ना इस शिद्दत पसंदी को मैं कहता हूं कि साइड पे रखना चाहिए, प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होनी चाहिए। अभी ये जनाब वो पाकिस्तान के वो जो थ्रो फेंकने वाले अपने हमारे एथलीट थे उनके, और वो जो इंडिया के, उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे के साथ मैं देख रहा था बहुत सारे ट्वीट्स खुद इंडिया से हमारे हक में, उस हमारे एथलीट के हक में वो ट्वीट्स आ रही थी और किस तरीके से वो मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। तो ये बात होती है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। ये इस तरह से नहीं है, आपको अपने वतन से मोहब्बत, हमें अपने वतन से मोहब्बत, और आपको अपने वतन से मोहब्बत का पूरा हक है, हमें अपने वतन से मोहब्बत का पूरा हक है, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत किसी दूसरे की नफरत की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ये है कि इसी तरीके से जनाब मेरे पीटीआई के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दोस्तों, किसी को आप गद्दार डिक्लेयर करके, काफिर डिक्लेयर करके खुद अपना बहुत बड़े हाजी न बने, खुद अपने बहुत बड़े मुहिब वतन न बने। ये पुरानी बातें रह गई हैं, वो आपको बैकफायर कर गई है। आप किसी को गद्दार डिक्लेयर कर रहे थे, वो इतनी भोंडी कोशिश थी, वो इतनी भोंडी कोशिश और इतनी बुरी तरीके से वो रिपोर्ट पिट गई है कि वो आपको उस जख्म चाटने पड़ गए हैं, और आपको इस तरीके से इतनी, आप कहें कि जनाब फलां, किसी की आप हुब्बुल वतनी पे शक न करें, किसी के आप इस तरीके से जनाब कोई बाहर चला जाए इलाज के लिए तो उसकी मुहिब वतनी पे शक है। अब अगर कोई बाहर रह रहा है उसकी हुब्बुल वतनी पे शक, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रा एनालिसिस करें कि हमारे कितने आर्मी चीफ रिटायर हुए तो वो बाहर रह रहे हैं, किसी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उधर जाके जजीरे अरबों डॉलर के लिए, तो फिर इसका मतलब कोई ये है कि वो मुहिब वतन नहीं है। मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो शहज़ैब खानज़ादा साहब उनको बार बार कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप मुहिब वतन नहीं हैं, मुझे हक ही नहीं है कहने का कि मुहिब वतन नहीं है। फिर यही बात होती है। इसी वजह से तो क्लासरा साहब ने भी लिखा है कि अब आप चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सपोर्ट करे ये मीडिया। आपने इस मीडिया को छोड़ा कितना है, किस काबिल छोड़ा है, आपने रगड़ के रख दिया है इस मीडिया को, और अब आप चाह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और वो अफगानिस्तान के इशू पर पाकिस्तान की हिमायत करे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत अफसोसनाक होती हैं, और ये बहुत कम होता है कि लहरों के अगेंस्ट चलना बहुत मुश्किल काम होता है मेरे भाई। ये आप ही हमें हिम्मत दिलाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे ऐसे लोगों को कि जो लोग हिम्मत दिलाते हैं कि भाई आप डटे रहें उसूल पर, आप इस तरीके से आप उसूलों की जंग पर डटे रहें। भाई वो दूसरी तरफ तो मालिश पालिश करना तो बहुत ही आसान है, वो तो आपको पता है कितना आसान है। मैं आपको कभी बताऊं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।